नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य, अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम भाग 7। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक पूरा हो जाए। पहला सवाल है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम नहीं होना चाहिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हमें पता है 3 क्रमागत संख्या है, वो भी 3 से विभाजित होने वाली। तो पहली संख्या क्या होगी? x, और 3 से विभाजित है तो +3 होगी, और अगली संख्या +3 और कर देंगे, हो जाएगा 6। ये 3 संख्याएं हो गई। पहली संख्या x, दूसरी x + 3, तीसरी x + 6। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि 3 3 से विभाजित हो रही, तो हर बार 3 3 जुड़ेगा। इन सभी का योग कितना है? सभी का योग है 72। सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3x + 9 बराबर 72। 3x बराबर 72 में से 9 जाएगा, बचेगा 63। तो x बराबर कितना मिला? 21। x का मान आ गया 21। पूछ रखा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसलिए सबसे बड़ी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? x + 6। जब हम मान रखेंगे तो 21 + 6 कितना हो जाएगा? 27। ये इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, 27। अगला सवाल है, बोल रखा है यदि किन्हीं 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 225 है तो बीच वाली संख्या क्या है? योग है 225, तो हम औसत निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला आपको पता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो फॉर्मूला आपको पता था, योग कितना है? 225, और संख्या कितनी है? 5। ये हमें मिल जाएगा 5 × 4 20, 5 × 25, औसत मिल गया 45। अब 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो सबसे बीच वाली संख्या हो गई 45। अगर ये 5 है तो 2 संख्या इसके बाद, 2 संख्या इसके पहले। अगली विषम संख्या कितनी होती? 47, उसके बाद 49, इसके पहले बोला होता 43, उसके पहले बोला होता 41। ये पांचों विषम संख्याएं हो गई। लेकिन उसने पूछा है कि बीच वाली संख्या, अर्थात औसत ही हमारा आंसर था। बीच वाली संख्या क्या होगी? 45। ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच वाल का पूर्णांक क्या है? तो 3 पूर्णांक हम जरा देखते हैं। यह है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला पूर्णांक को हमने मान लिया x, क्रमिक पूर्णांक है तो x + 1, फिर x + 2। 3 क्रमिक पूर्णांक हो गए। इनके जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग, प्लस करने को बोला है तो प्लस x + 1 का वर्ग प्लस x + 2 का वर्ग। कितना योग आ रहा है? 2030। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x² प्लस a + b दिख रहा होगा हमें। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3x² प्लस 4 × 2 6x प्लस 5 बराबर 2030। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 3x² प्लस 6x माइनस 2025 बराबर 0। द्विघात समीकरण एक वैल्यू दिख रही है हमें, द्विघात समीकरण। यहाँ पे 3 कॉमन जब ले लेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 3 से हम वैल्यू सबको काट रहे थे, तो हो जाए 3 × 6 18 बचा 2, 3 से 21, 3 बचे 15। अब 675 के हमें ऐसे गुणनखंड ढूंढना है जिनको आपस में जोड़ने घटाने पर मिले प्लस का 2 और गुणा करने पर मिले 675। गुणनखंड आप आसानी से ढूंढ लेंगे, हमें मिलेगा 27 × 25। तो ये प्लस का 27 है और ये माइनस का 25 है। क्यों? जब इन दोनों को प्लस माइनस हम गुणा कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है
माइनस का 675, चूँकि प्लस माइनस का गुणा करने पे निशान माइनस का आता है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2। क्यों? क्योंकि प्लस में से हम माइनस घटा रहे हैं तो प्लस का 2 बचेगा। ये वैल्यू पता होगी। अब हमें निकालना है x का मान। x के मान के लिए ये निशान बदल जाते हैं, चूँकि पक्षांतर पे मान बदल जाता है तो प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, अर्थात x का मान कितना आया? प्लस का 25, क्योंकि ये मान माइनस में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब हम मान रखेंगे ये हो जाएगा 25, 26 और 27, तीनों संख्याएं दिख रही हैं। पूछ रखा है बीच वाला पूर्णांक, बीच का पूर्णांक क्या होगा? 26। ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। अगला सवाल है 9 क्रमागत, ध्यान देना है, 9 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 306 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? यहाँ पे योग दे रखा है 306, जल्दी से हम औसत निकालेंगे। औसत के लिए 9 से भाग देंगे तो ये 9 गुणे 3 27, बचा कितना? 3, 3 6 36, 9 गुणे 4 36। ये 9 क्रमागत सम पूर्णांक थे, इनका योग था 306, तो हमने औसत निकाल लिया जल्दी से। कितना आया? 34। इनका औसत हो गया 34। हमें पता है जब क्रमिक सम हो या क्रमिक विषम हो प्लस 2 होता रहता है। तो ये 9 संख्या हैं, क्रमिक सम हो भी तो 4 संख्या इसके बाद होनी चाहिए, 4 संख्या इसके पहले होनी चाहिए। 9 संख्या हो गई विक्रमिक। अब देखना है औसत है 34, औसत सदैव बीच में रहता है। अब बड़ी पूछा होता तो 34 के बाद सम क्या आती है? 36, फिर 38, फिर 40 और फिर 42, ये सबसे बड़ी हो जाती। लेकिन बड़ी पूछा नहीं है, उसने पूछा है सबसे छोटी, तो इसके पहले आएंगे सम। 34 के पहले सम क्या होता है? 32, 32 से पहले 30, 30 से पहले 28, 28 से पहले 26, ये होगी सबसे छोटी। यहाँ पे सवाल कई प्रकार के बनते हैं, सबसे बड़ी पूछता है, सबसे छोटी संख्या पूछता है, मध्य संख्या पूछता है, या सबसे बड़ी से छोटी पूछता है, या सबसे छोटी से बड़ी पूछता है। बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो हमारा आंसर होगा 26, ये चौथा ऑप्शन। अगला सवाल है 11 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 275 है, तो बीच वाली संख्या क्या है? फिर से वही तरीका, बस ध्यान देना है ये संख्याएं क्रमागत हैं या क्रमागत सम हैं या क्रमागत विषम है या क्रमागत अभाज्य हैं, और इतना आप ध्यान दे लिए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। 11 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग है 275। हमने जल्दी से निकाल लिया औसत। औसत कितना हो जाएगा? तो 275 को हम भाग देंगे 11 से, क्योंकि औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हमें मिलेगा 11 गुणे 2 22, 11 पंजे 55। तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया औसत। चूँकि 11 संख्याएँ थीं तो 5 संख्याएँ इसके बाद, 5 संख्याएँ इसके पहले, 5 5 10, और ये हो जाएगा 11वीं संख्या। बीच वाली संख्या होगी 25। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्रमागत सम संख्याएं बोल रखा है, तो पहली संख्या क्या होगी? x। क्रमागत बोल रखा है वो भी सम, तो अगली संख्या होगी x प्लस 2। ये दोनों संख्या होगी क्रमागत, एक होगी x और एक होगी x प्लस 2। इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 2। जब वर्ग करेंगे तो बड़े से ही तो छोटा घटेगा, अंतर का मतलब बड़े से छोटा घटे, तो हो जाएगा बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर। कितना है? दोनों के वर्गों का अंतर है 84। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया होगा, हमें मिलेगा 4x बराबर, ये उधर जाके घट जाएगा, बचेगा 80। 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना आया? 20। पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग, हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो छोटी संख्या थी 20, बड़ी है 22, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 20 और 22 का योग 42। तो आंसर मिल रहा है हमें थर्ड। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो,
तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो जल्दी से आप पुराना तरीका औसत निकाल लेंगे। योग है s, तो औसत कितना हो जाएगा? x बटे 5। s बटे 5 हमें मिल गया औसत। हमें पता है औसत सदैव बीच में ही रहता है। अब संख्याएं हैं कितनी? 5, जो भी क्रमिक, तो 2 संख्याएं इसके बाद और 2 संख्याएं इससे पहले। ठीक है, क्रमिक संख्या बोली है तो +1 होता चलेगा। क्रमिक सम या विषम बोला होता तो +2 चलता। अगली संख्या इसमें +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा s बटे 5 + 1। अगली संख्या बोला होता s बटे 5 + 2। इसने पूछा है बड़ी संख्या, तो हम इसका मान निकालेंगे, इसलिए हो जाएगा बड़ी संख्या या बड़ा पूर्णांक। पूर्णांक हो जाएगा s बटे 5 + 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 2 10, हो जाएगा s + 10 बटे 5। समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा s + 10 बटे 5। ऑप्शन है 4। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 प्राप्त हो। तो ये सवाल हम ऑप्शन से लगाएंगे तो बड़ी जल्दी आंसर आएगा। देखिए, आपको एक अच्छा कंप्यूटर होने के लिए पता ये होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ये चीज़ तजुर्बे के आधार पे होगा। तो जब हमारा आंसर ऑप्शन से आने वाला हो तो हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सवाल अगर ऑप्शन से लगा रहे हैं तो बड़ी जल्दी आंसर आ रहा है। क्या देखते हैं कंडीशन को। बोला है पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना। तो पहले को हम 2 गुना कर रहे हैं, दूसरे को 3 गुना कर रहे हैं, तीसरे को 4 गुना कर रहे हैं। सभी में कंडीशन कर दे रहे हैं। जिसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा बस वही हमारा आंसर होगा। तो 19 × 2 38, 20 × 3 60, 21 × 4 कितना होता है? 84। इन सबको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें देखना केवल इतना है, अंक में अंत में एक किस में आ रहा है। इकाई का अंक एक किस में आ रहा है, क्योंकि संख्या का योग था 191। तो इकाई का अंक जोड़ रहे हैं 4 + 0 + 8। 8 4 कितना हो गया? इकाई का अंक जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12। 12 का मतलब 2, जबकि इकाई पे तो 1 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 2 42, 22 × 3 66, 23 × 4 92। इन सबको जब हम जोड़ रहे हैं, इकाई का अंक जोड़ते हैं जरा, हो जाएगा 2 + 6 + 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10। इकाई का अंक कितना आया? 0। इकाई पे तो 1 आना चाहिए था, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 20 × 2 40, 21 × 3 63, 22 × 4 88। इन सब में जब हम इकाई का अंक जोड़ेंगे हमें देखना है 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये होगा 0 + 3 + 8। देखिए इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसका मतलब इकाई पे 1 इसी में आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर होगा यही। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने, आगे बढ़ गए। अगला सवाल है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? अभाज्य संख्याएं समझते हैं आप? अगर नहीं समझते हैं तो समझिएगा। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा, या कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं। जो संख्याएं एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 इकलौती सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए था कि 1 से 100 तक कुछ कंडीशन हम समझाते हैं, अगर इनको आप रट लेंगे तो एग्ज़ाम में बड़ी सुविधा हो जाएगी। अगर कोई पूछता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, तो जल्दी से आपको एक मोबाइल नंबर बता देना है 44 22 32 23 और 21।
अब आप कहेंगे ये क्या लिख दिया, इसको गौर से देखें। ये 4 अभाज्य संख्या 1 से 4 तक होती हैं, सॉरी 1 से 10 तक होती हैं 4 अभाज्य संख्या, 1 से 20 तक होती हैं 4 और 4 थी, 4 और कितनी हो गई 8, 1 से 30 तक 8 प्लस 2 10, 1 से 40 तक 10 में 2 और जोड़ दिए हो गया 12, 1 से 50 तक कितने हो गया 15, और इस टाइप से 60 तक 2 और जोड़े 15 2 17, 70 तक 17 2 19, 80 तक 90 तक और 100 तक। तो हमें देखना केवल ये है 80 से 90 के बीच में संख्याएं कितनी बढ़ रही हैं, केवल 2। तो ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, 80 से 90 के बीच में केवल 2 ही अभाज्य संख्या हैं। जरा हमें देखना है वो दोनों अभाज्य संख्या क्या है। तो आप लिख सकते हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। या इसको हटा देते हैं, 80 90 के बीच में बोला है। तो 81 अभाज्य नहीं है जो कि कट रहा है, 82 भी संख्या विभाजित हो रही है, 83 विभाजित होती है नहीं, यह अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, 85 भी कट जाती है, 86 भी कट जाती है, 87 भी कट जाता है, 88 भी, 89 नहीं कटता। तो हमें जल्दी से पता हो गया 80 और 90 के बीच में दोनों अभाज्य संख्याएं क्या मिली, 83 और 89। अब 83 और 89 दो संख्याएं मिल चुकी हैं, सॉरी 83 और 89। अब यहीं से अगर हम ऑप्शन लगाना चाहें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 को 3 से गुणा करने पे इकाई पे आ रहा है 7, इकाई पे कितना आ रहा है 7, और दो अंकों की दो संख्याएं हम जब गुणा कर रहे हैं तो संख्या होनी चाहिए थी 4 अंकों की, ये 6 अंकों की तो हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा आंसर मिल रहा है। अब चाहें तो गुणा करके देख लेंगे, गुणा करने पे भी यही वैल्यू आएगी 7387। एक कंडीशन जब मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा और समझ लीजिए। समझना हमें ये है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं 4, 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या, ये कुल लगा सकते हैं यहाँ पे, कितनी होती 8, और 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15, 1 से 100 तक होती हैं 25। और आप इन कंडीशन को आप याद कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं याद कर पाते हैं तो ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा, 44 22 32 23 और 21, ये 10 अंकों का नंबर है। आप इसको याद करते हैं तो अभाज्य संख्याओं में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं। यहाँ पे हम जल्दी से औसत निकाल लेंगे। औसत पता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, तो कुल अंक यहाँ पे हैं 185 और 5 व्यक्तियों के अंक हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 5 × 3 15 बचा 3, 3 5 होता है 35, 5 7 35। तो ये औसत हो गया 37। औसत कितना हो गया 37, और औसत सदैव बीच में रहता है। चूँकि 5 विद्यार्थियों के अंक हैं इसलिए 2 के अंक इसके बाद होंगे, 2 के अंक इससे पहले होंगे। पूछ रखा है उच्चतम अंक कितना है, तो 37 के बाद कितना हो जाएगा 39, उसके बाद हो जाएगा विषम 41। विषम के लिए हो या सम के लिए +2 करते हैं, इसलिए उच्चतम स्कोर हो गया, उच्चतम अंक कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। अगला सवाल है, प्रथम 42 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो हमें पता है कि हमें पता ये है n विषम संख्या, n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n²। ये एक फार्मूला है, और आप ये याद कर पा रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। हमें 42 विषम संख्याओं का योग, 42 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा फार्मूला 42 का वर्ग। 42 का वर्ग कितना होता है आपको अगर पता है तो आप लिख सकते हैं 1740।
1764। नहीं पता है तो गुणा करके निकाल सकते हैं। 1764 यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड। अगला सवाल फिर से यही बोल रखा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। तो फिर से वही 25 सम संख्या है, तो 25 सम संख्या, तो हमें यहाँ पे ये विषम का फॉर्मूला दूसरा था, सम में ये कंडीशन नहीं लागू हो पाएगी। जरा देखते हैं, बोलो क्या करेंगे, 25 विषम बोल रखा है तभी फॉर्मूला लगा देंगे भाई, 25 विषम बोला तभी फॉर्मूला वही लगा देंगे, लेकिन गलत तरीका। 25 विषम संख्याओं का तो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, सॉरी एन विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, लेकिन एन सम संख्याओं का फॉर्मूला एन स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, 25 तक नहीं बोला है, 25 सम। तो हमें पता है कि अगर हम 100 संख्याएं बोलें तो 100 में आधी सम और आधी विषम। तो इस टाइप से 50 अगर बोलें, 50 में आधी सम और आधी विषम। हम देख सकते हैं, तो पहली सम कितनी हो जाएगी 2, अंतिम संख्या कितनी होगी 50। 2 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, डैश 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 50 तक। तो यहाँ पे पहली है सम और 25 बोल रहा है, 25वीं सम हो जाएगी 50। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से हम औसत निकाल लेंगे। सबसे पहले औसत के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे, मतलब प्रथम और अंतिम बटे 2। कहने का मतलब ये है, यदि अंतर बराबर बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। हो जाएगा 2 + 50 का आधा, 52 का आधा कितना हो जाता है 26। अब हमें निकालना है योग। योग का फॉर्मूला पता है, औसत गुणे कुल संख्या। क्या हो जाएगा, औसत है 26 और संख्या थी 25, तो गुणा कर लेंगे। 25 × 6 150, कैरी हुए 15, 25 × 2 50, 50 और 15, 50 15 कितना होता है 65। हमें आंसर मिल गया 650, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो 20 विषम संख्याओं के लिए क्या करेंगे, यह n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो 20 विषम संख्याओं का योग होगा 20 का स्क्वायर। हालांकि 400 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 स्क्वायर लिखा है तो वही आंसर हो जाएगा। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग है 15। 3 क्रमागत संख्याएं बोला है, इनका योग 15 है, तो गुणनफल कितना होगा। तो हम देख सकते हैं, अगर 3 क्रमागत संख्या है तो एक संख्या हमने मान लिया x, दूसरी हो जाएगी x प्लस, क्रमागत बोला है, सम विषम नहीं बोला, x + 1, फिर हो जाएगा x + 2। इन तीनों को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 15। यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 3x + 3 = 15, 3x = 12, x का मान कितना आएगा 4। अब इसलिए संख्या क्या थी, x और x + 1 और x + 2। इनमें जब हम मान रखेंगे तो ये x कितना हो जाएगा 4, हो गया 5 और ये हो गया 6। इन सबको आपस में गुणा करना है। कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 6, 20 × 6 कितना होता है 120। आंसर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रखा है n प्राकृतिक सवाल है n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब यहाँ पे एवरेज से है, औसत से है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य या औसत क्या है। तो हमें पता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। केवल यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ रखा है, बहुत ही सरल सवाल था। अगला सवाल है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो। महत्तम और
लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे महत्तम का मतलब क्या हुआ, 100 से छोटा, सबसे महत्तम का मतलब बड़ी और लघुत्तम का मतलब छोटा। कहने का मतलब ये हुआ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा जो 100 के बीच में हो। 100 से छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, तो 100 से छोटी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कितना मिलेगा, 95। केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला सवाल है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 हो तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे जल्दी से समझना है, 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ ये लगा सकते हैं कि अगर 3 संख्या हो, x प्लस 1 और क्रमिक है तो x प्लस 2, इन तीनों गुणा करने पर आ रहा है 210। तो हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसी संख्या हम चुने जिसको 3 बार गुणा करने पर 210 के आसपास आ जाए। कोई ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125। जल्दी से देखते हैं 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब 216, मतलब 6 अगर हम मान रखते हैं x का तो इसके नज़दीक पहुंच पाते हैं। तो ये औसत हम 6 अगर मान लें तो ये हो जाएगा, अगर 6 होगा तो ये 5 होगा और ये 7 होगा। जल्दी से हमने जुगाड़ चलाया और यह सटीक बैठ रहा होगा। देखते हैं 6 गुणे 5 कितना होता है 30, गुणे 7 210 दिख रहा है हमें, संख्याएं मिल गई हमें आसानी से। अब इसने पूछा है कि 2 छोटी संख्याओं का योग, छोटी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 6 और 5 का योग कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन हो जाएगा 11। अगला सवाल कहता है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 विषम संख्या हो या सम संख्या हो, हमेशा औसत के लिए जितनी संख्या है योग में उससे भाग ही देना है। तो औसत कितना आ गया, तो 328 को जब 4 से भाग देंगे, 4 अठे 32, 4 गुणे 2 8, औसत आ गया 82। तो हमें औसत मिल गया है 82। पूछा है लगातार 4 विषम संख्याएं हैं, आप हमें बताइए देख करके क्या 82 विषम संख्या है। आप कहेंगे नहीं, तो विषम संख्या थी 4, तो 2 संख्याएं हो गई ये विषम, 2 संख्याएं हो गई ये विषम, ये तो विषम है नहीं, ये तो केवल माध्यम है। ठीक है, तो अगला 82 के बाद विषम क्या होगा 83, अगली विषम 85, 82 से पहले विषम क्या था 81, उससे पहले विषम 89। ये हमने चारों विषम संख्या निकाल लिया। 82 तो केवल एक माध्यम था, ये विषम संख्या, 82 विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या क्या है 79, 81, 83 और 85। पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी 85। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जी हाँ पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, बोल रखा है कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी बड़ी है उतनी है 95 से कम है। कहने का मतलब ये हुआ एक संख्या ऐसी बताएं जो 49 से जितना ज़्यादा हो 95 से उतना ही कम हो। तो जब ये सवाल आता है तो यहाँ पे एक तरीका फॉर्मूला हम अपना सकते हैं, दोनों जोड़ लेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और आधा कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 49 प्लस 95 और आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 9 10 4 14, 140 का आधा 72। जल्दी से आप आंसर निकाल पाए, लेकिन क्या आप कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं। आप कहेंगे नहीं, तो हम कह देंगे संख्या है n, n से 49 जितना कम है
n से 95 उतना ही अधिक है। तो ये कितना कम है? हम कहेंगे x कम है, वो x ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2x। और इनका डिफरेंस वास्तविकता में कुछ और है। तो 95 में से जब हम 49 घटाएंगे तो 9 6 15, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, तो 2x बराबर 46। x बराबर कितना आ गया? 23। क्या आप समझ पाए इतना? फिर से समझते हैं। तो हमने संख्या माननी है n, n से 49 जितना कम है 95 n से उतना ही अधिक है। तो हमने कहा n से 49 x कम है और 95 n से x ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? x प्लस x 2x, इन दोनों का अंतर 46। 2x बराबर 46 तो x बराबर 23। जब x बराबर 23 आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या से 23 कम है तो इसमें 23 जुड़ेगा, या इस संख्या से 23 ज़्यादा है तो इसमें 23 घटा देंगे। तो हम 95 में से 23 घटा सकते हैं, कितना बचेगा? 72, या 49 में 23 जोड़ सकते हैं तभी भी 72 ही मिलेगा। और अगर आप ये सवाल समझ चुके हैं तो अगला सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। संख्या है, उस संख्या का पता लगाएं जो 50 से जितनी अधिक है उससे दुगना ही 125 से कम है। तो हम कहेंगे एक संख्या है n, 50 से जितना ज़्यादा है 125 से उसका दुगना कम है। तो 50 से कितना ज़्यादा है? x, और 125 से उसका दुगना कम है तो हम कहें 2x। कितना हो जाएगा? x और 2x का योग 3x। इन दोनों का अंतर 75। 3x बराबर 75 तो x बराबर कितना आ गया? 25। तो हम सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि n जो है 50 से 25 अधिक है और 125 से 50 कम है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 75। n का मान कितना हो जाएगा? 75। तो 75 से देखो ये 25 कम है, 75 से वो 50 ज़्यादा है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 75। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल 2303 है, 2303। तो बड़ी संख्या क्या है? तो ये सवाल अक्सर बैंक में आता है और प्रत्येक एग्जामों में भी अदर भी आता है। 2303 ये हैं दो विषम संख्याएं। हम चाहें तो एक को x मान सकते हैं, अगली को x प्लस 2 मान सकते हैं। इनका मल्टीपल है दिस। अगर इसको लगाएं तो गुणनखंड बन जाएगा और आंसर आप ला पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं आप एक एडवांस तरीका देखें जिससे आपको आंसर सेकंडों में आए। तो अगर ऑप्शन से देखें, यहाँ पे बोला है बड़ी संख्या क्या है, तो ऑप्शन बड़ी संख्या होगी। तो ये अगर बड़ी संख्या ऑप्शन है तो अगली संख्या इससे छोटी होगी। सभी में इसके पहले संख्या विषम कर लिया। तो अगर हमारा ये ऑप्शन बड़ी संख्या है तो इसके पहले विषम संख्या क्या है, हमें जल्दी से ये सोच लेना है। सोच पा रहे हैं? अब इकाई का अंक देखना है। इनका गुणा है था ना, 3 गुणे 5 15 आना चाहिए था ना, 5। यहाँ पे तो 3 आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। 5 गुणे 7 35, यहाँ पे भी 5 आ रहा है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9 गुणे 1 9, ये यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा है। 7 गुणे 9 9 सते 63, इकाई पे 3 आ रहा है तो हमारा आंसर होगा यही। बड़ी संख्या है 49 और छोटी संख्या है 47। इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2303। समझ पाए आप? अगर आप नहीं समझ पाए तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। बेसिक तरीका थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2303 बराबर 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के हमें 2 मान मिलेंगे। एक मिलेगा 49, एक मिलेगा 47। 49 प्लस का है, 47 माइनस का है। यहाँ से जब हम देखेंगे तो साइन बदल जाते हैं। x का मान कितना आएगा? 47। छोटी संख्या हो गई 47, बड़ी संख्या हो गई 49। यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है तो हमारा आंसर होगा 49। अंतिम सवाल है आज के वीडियो का और इस टॉपिक का भी, क्योंकि हम इस टॉपिक को आज समाप्त करने वाले हैं। सवाल है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल होगा, अर्थात क्या होगा?
1 से 100 तक सभी सम संख्याएं। अभी हम आपको समझा चुके हैं कि 100 में आधी सम और आधी विषम होती हैं। पता है आपको? बिल्कुल पता है। 1 से 100 में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे पहले हम अगर औसत निकालना चाहें तो हमें ये देखना चाहिए, पहली सम संख्या क्या है? 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, चलते चलते अंतिम क्या हो जाएगी? 100। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपको आंसर आसानी से आएगा। औसत के लिए प्रथम और अंतिम दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है। तो प्रथम सम क्या है? 2 और अंतिम सम है 100। आधा कर देंगे, हो जाएगा 102 का आधा 51। हमें निकालना है योग। 51 गुणे 50 हो जाएगा 0, 5 गुणे 1 5, 55 25, 2550। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।